नमस्कार सभी को। दोस्तों, बांग्लादेश इस समय जल रहा है और अगर मोहम्मद यूनुस जो इस समय बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट चला रहे हैं वो सिचुएशन को कंट्रोल कर पाते हैं, हैंडल कर पाते हैं, तो 2-3 महीने में बांग्लादेश में जनरल इलेक्शन भी कराने हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या लगता है बांग्लादेश में अगला प्रधानमंत्री कौन बन सकता है? क्या कोई चेहरा आपके दिमाग में आता है? क्योंकि जब हम बांग्लादेश के बारे में सोचते हैं तो एक ही शख्स हमारे दिमाग में आता है, वो है शेख हसीना। शेख हसीना की आउस्टर के बाद ऐसा कोई चेहरा, ऐसी कोई शख्सियत बांग्लादेश में दिखती नहीं है जिसका कोई देशव्यापी स्टेचर हो। तो कहने का मतलब ये है कि एक नेशनल लीडर के रूप में बांग्लादेश में एक वैक्यूम खाली था और इस वैक्यूम को भरने की कोशिश की है तारिक रहमान ने, जो करीब 17 साल लंदन में एग्जाइल में बिताने के बाद बांग्लादेश लौटे हैं, जिनको प्रिंस ऑफ ढाका कहा जाता है। चुनाव से ठीक पहले उनका बांग्लादेश में वापसी करना साफ संकेत है कि तारिक रहमान अपने पॉलिटिकल कैरियर को फिर से चमकाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक नेता की वापसी नहीं है बल्कि एक ऐसे समय में सत्ता की सबसे बड़ी दावेदारी है जब बांग्लादेश 1971 के बाद एक बार फिर से अपने वजूद को परिभाषित करने की कोशिश कर रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि तारिक रहमान की बांग्लादेश में एंट्री बांग्लादेश के लिए, भारत के लिए और यहाँ तक कि पूरे रीजन के लिए क्या मायने रखती है। दोस्तों, जिस माहौल में तारिक रहमान ने वापसी की है उसको हमें पहले समझ लेना चाहिए। जैसा कि आपको पता है, पिछले एक हफ्ते से बांग्लादेश सुलग रहा है। 18 दिसंबर को इनकलाब मंच के प्रवक्ता और युवा क्रांतिकारी शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद पूरा देश दंगों और आगजनी में सुलग रहा है। उस्मान हादी, जो शेख हसीना के खिलाफ हुए विद्रोह का सबसे बड़ा चेहरा था, उस पर 12 दिसंबर को हमला हुआ जिसमें उसकी मौत हो गई और उसकी मौत ने पूरे देश में एक रेट्रिब्यूशन, एक बदले की आग लगा दी है। और ऐसी अनस्टेबिलिटी के बीच में जब अंतरिम सरकार के हेड मोहम्मद यूनुस कानून व्यवस्था को संभालने में जूझ रहे हैं, तारिक रहमान की वापसी उनकी पार्टी बीएनपी के कैडर के लिए भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। एयरपोर्ट से लेकर 300 फीट रोड तक ढाका की सड़कों पर लाखों लोगों का हुजूम उनको देखने के लिए उमड़ पड़ा। लोग देश नायक के नारों के साथ उनका स्वागत कर रहे थे, जो इस बात का साफ संकेत है कि बांग्लादेश की जनता भी उनमें एक नायक खोज रही है, जो गहरे बदलाव का संकेत है। और तारिक रहमान ने भी अपनी पहली रैली में एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रेटजी अपनाई। उन्होंने खुद को एक पारंपरिक राजनेता की बजाय एक विजनरी के तौर पर पेश करने की कोशिश की। उन्होंने अमेरिका के नागरिक अधिकार आंदोलन के सबसे बड़े नायक मार्टिन लूथर किंग जूनियर का हवाला दिया। रहमान ने कहा कि मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि आई हैव अ ड्रीम, लेकिन आज मैं तारिक रहमान कहता हूं आपसे कि आई हैव अ प्लान। तो बेसिकली जो जनता सुनना चाह रही है, तारिक रहमान ने वही कहा है। जनता ने शेख हसीना को इसलिए हटाया था क्योंकि वो बदलाव चाहते थे, और तारिक रहमान का ये बोलना कि आई हैव अ प्लान, ये बताता है कि वो पुराने ढर्रे पे राजनीति को नहीं चलाना चाहते। अब चलाएंगे नहीं चलाएंगे ये बात की बात है, लेकिन मैसेज अपनी रैली से तो वो यही दे रहे हैं। और उनके भाषण को सुन के लगता है कि तारिक रहमान साहब रहमान डकैत की तरह पूरी प्लानिंग करके आए हैं। उनके मन में क्या चल रहा है ये किसी को नहीं पता। अगर वो पावर में आते हैं तो वो गवर्नमेंट को कैसे रन करेंगे, इसका भी कोई बहुत बड़ा क्लेम नहीं किया जा सकता। लेकिन जो उनके नारे हैं, जो उनकी बातें हैं, वो बांग्लादेश को एक सपना बेच रही हैं। उन्होंने बांग्लादेश के लोगों के सामने एक बिलव्ड बांग्लादेश का विजन रखा है, जहां पे पहाड़ियों से लेके मैदानों तक, मुसलमानों से लेके हिंदुओं तक, बौद्धों से लेके ईसाइयों तक सबकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। तो तारिक रहमान का ये माइनॉरिटी कार्ड खेलना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि लगातार पिछले कुछ महीनों से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के ऊपर हमले हो रहे हैं, जिससे बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय इमेज लगातार डैमेज हो रही है। अब अगर आपके मन में आ रहा है कि भाई ये तारिक रहमान है कौन और अचानक से इनके आने से लोगों में इतना हुजूम, इतनी भीड़ आखिर क्यों, तो आप थोड़ा सा पीछे चलिए। देखिए, तारिक रहमान 2008 में एक मिलिट्री समर्थित सरकार के दौरान इलाज के बहाने लंदन गए थे। उसके बाद जब शेख हसीना पावर में आई तो अपने 15 साल के शासन में उनके ऊपर इतने ज्यादा भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे, यहाँ तक कि 2004 के ग्रेनेड हमले जैसे दर्जनों मामले उनके ऊपर लाद दिए गए, उनको भगोड़ा घोषित कर दिया गया। तो उनके बांग्लादेश लौटने का तो रास्ता खत्म हो गया, क्योंकि वापस आते तो शेख हसीना उनको जेल में डालती। लेकिन अगस्त 2024 में जैसे ही शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ, बांग्लादेश की अदालतों ने एक एक करके तारिक रहमान के ऊपर लगे सारे केस को खत्म कर दिए। यानी कि जब तारिक रहमान के ऊपर से सारे केस खत्म हो गए, जब उनको एक पॉलिटिकल सिक्योरिटी मिल गई, तब जाके वो बांग्लादेश वापस आए। तो वो कितने बड़े क्रांतिकारी हैं, कितनी क्रांति वो बांग्लादेश में ला पाते हैं, क्या उनका विजन है, इससे आप कुछ आइडिया लगा सकते हैं। ये वापसी कोई बहुत देश प्रेम में नहीं हुआ है, इसके पीछे एक पॉलिटिकल डील है। क्योंकि जून 2025 में लंदन में मोहम्मद यूनुस, जो इस समय बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट चला रहे हैं, और तारिक रहमान के बीच में सीक्रेट मीटिंग्स हुई थी, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा होने लगा कि हो सकता है कि बहुत जल्द तारिक रहमान घर वापसी करें। और बताया जा रहा है कि इसी मीटिंग ने उनके लौटने और 12 फरवरी 2026 को जो बांग्लादेश में आम चुनाव होने वाला है, उसमें इनका हिस्सा लेने का रास्ता साफ किया। तो पॉइंट ये है कि देखिए, बांग्लादेश की राजनीति दशकों से बाइपोलर रही है। एक तरफ शेख हसीना का आवामी लीग था, तो दूसरी तरफ खालिदा जिया का बीएनपी पार्टी। शेख हसीना के आउस्टर के बाद आवामी लीग लगभग खत्म हो चुकी है, यहाँ तक कि पार्टी को बैन करने की भी बात चल रही है। अब इनके हटने के बाद बचती है खालिदा जिया, जो अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। ऐसे में बीएनपी पार्टी के बचते हैं तारिक रहमान, बांग्लादेश के एक ऐसे कद्दावर नेता जिनके पास पूरे बांग्लादेश में अपना कैडर है। इसीलिए इनकी वापसी ने बीएनपी पार्टी में जान फूंक दी है। हालांकि चुनौतियां खत्म नहीं होंगी,
होंगी क्योंकि बहुत सारी नई ताकतें खड़ी हो चुकी हैं। छात्र आंदोलन से निकली हुई नेशनल सिटीजन्स पार्टी और इनकलाब मंच जैसे जो गुट हैं वो काफी सक्रिय हैं और ये युवा नेता सारी पुरानी पार्टियों को सड़ा हुआ मानते हैं। लेकिन तारिक रहमान ने बड़ी चालाकी से उस्मान हादी की जो शहादत थी उसको सम्मान देके इन युवाओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश भी की है। उन्होंने कहा कि उस्मान हादी की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी, हम मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जहां किसी की भी आवाज नहीं दबाई जाएगी। खैर ये आवाज दबाते हैं उठाते हैं वो बात की बात है। अब हम समझते हैं कि इनके आने से दिल्ली के लिए क्या मायने हैं। भारत के लिए अगर मान लो कल को तारिक रहमान ही प्रधानमंत्री बन जाते हैं बांग्लादेश के, तो भारत के लिए ये अच्छी खबर है या बुरी खबर है? तो देखिए भारत के लिए बीएनपी का जो पिछला रिकॉर्ड रहा है, यानी कि 2001 से लेकर 2006 तक जब बीएनपी पार्टी सत्ता में रही है, तो वो भारत के लिए बहुत अच्छा समय नहीं रहा है। उस समय भी तारिक रहमान पावर सेंटर में थे और भारत के खिलाफ जो भी सक्रिय उग्रवादी गुट थे उनको बांग्लादेश में पनाह मिलती थी। लेकिन सवाल ये है कि क्या 2025 के तारिक रहमान अलग होंगे? क्योंकि तब बीएनपी के साथ जमाते इस्लामी जैसी जो पार्टियां थी, जो संगठन थे, वो सरकार में शामिल थे। लेकिन इस बार रहमान खुद को सेंट्रिस्ट बता रहे हैं या एटलीस्ट अभी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भारत का जो विदेश मंत्रालय है उसकी नजर रहमान के हर कदम पे रहेगी, क्योंकि अगर रहमान सत्ता में आते हैं तो भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी अपनी सुरक्षा, अपनी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को बचाए रखना। रविंदर सचदेव जैसे विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी बांग्लादेशी सरकार को भारत के साथ वर्किंग रिलेशन बना के रखना ही होगा। तारिक रहमान ने अपने भाषणों में शांति और सहयोग की बात तो की है, लेकिन क्या ये बात वो अपने कैडर्स के उन लोगों को समझा पाएंगे जो इंडिया आउट का कैंपेन चलाते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि सत्ता की राह तारिक रहमान के लिए भी इतना आसान नहीं है। एक तो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था इस समय चरमराई हुई है, विदेशी मुद्रा भंडार ऐतिहासिक रूप से कम है, महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ रही है। ऐसे में तारिक रहमान ये सारी चीजें कैसे कंट्रोल करेंगे अगर पावर में आ भी गए? हालांकि तारिक रहमान का कहना है कि उनके पास 31 सूत्री स्टेट रिपेयर प्लान है। प्लान तो बहुत अच्छा है, इसमें संविधान में संशोधन, 2 टर्म की प्रधानमंत्री सीमा, एक द्विसदनीय सदन जैसे कि हमारे यहाँ चलता है राज्यसभा लोकसभा, ऐसे बड़े सुधार शामिल हैं। तो क्लियरली जो दिख रहा है, रहमान अपनी रिफॉर्मर की छवि बना के चुनाव जीतना चाह रहे हैं। बांग्लादेश की जनता उनके इस रिफॉर्म्स के वादे पे भरोसा करती है या नहीं, ये आने वाले चुनाव के रिजल्ट में ही पता चलेगा। लेकिन 2024 की हिंसा में 1400 से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे। 2025 के अंत में हिंसा का दौर फिर से शुरू हो चुका है। जनता भी कहीं ना कहीं इस हिंसा से थक चुकी होगी, तो उसे रिफॉर्म से पहले स्टेबिलिटी चाहिए। खैर अगर स्टेबिलिटी की बात आ रही है तो पार्टी के अंदर भी तारिक रहमान के लिए सब कुछ स्टेबल नहीं है। हालांकि उन्हें प्रिंस माना जाता है, लेकिन 17 साल दूर रहने के बाद जमीनी नेताओं से उनका तालमेल कैसा होगा ये चुनाव प्रचार के दौरान ही पता चलेगा। उनके साथ उनकी पत्नी जुबैदा रहमान और बेटी जायमा रहमान भी वापस लौटी हैं। जायमा को भविष्य की नेता के तौर पे पेश किया जा रहा है, पीएनपी पार्टी की लेगेसी को आगे बढ़ाएंगी। दोस्तों बॉटम लाइन ये है कि तारिक रहमान का अगर हम भाषण सुनते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, तो उसमें काफी बैलेंसिंग एक्ट दिख रहा है। एक प्रोग्रेसिव नेता की इमेज दिख रही है जो धार्मिक सद्भाव की बात कर रहा है, युवाओं के सम्मान की बात कर रहा है, सबकी आवाज उठाने की बात कर रहा है, लोकतंत्र का राग आलाप रहा है। देखना यह है कि जनता जो तारिक रहमान के ऊपर खुद भ्रष्टाचार के आरोप लगे, समानांतर सरकार चलाने के आरोप लगे, ये सब आसानी से भूल के उनको एक मौका देती है। देखो बांग्लादेश आज के समय में एक ऐसे चौराहे पे खड़ा है जहां उसे एक डिसीजन लेना है। एक तरफ 17 साल बाद वापस लौटा वो नेता है जिसके पास अनुभव भी है और विरासत भी है, तो दूसरी तरफ वो युवा वर्ग है जो न्यू बांग्लादेश बनाने का, बांग्लादेश 2.0 बनाने का सपना देख रहा है। तारिक रहमान का आई हैव अ प्लान वाला नारा सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या उनके पास वाकई में वो रोड मैप है जो बांग्लादेश को बदले की राजनीति से बाहर निकाल सके? यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या दक्षिण एशिया का यह पड़ोसी देश फिर से कट्टरपंथी की राह पे आगे जाएगा? क्या तारिक रहमान सच में एक नए उदारवादी युग की शुरुआत करेंगे? आपको क्या लगता है, क्या तारिक रहमान की घर वापसी बांग्लादेश में शांति लाएगी या एक नए संघर्ष की शुरुआत करेगी? जो भी आपकी राय है लिखिए उसको कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें सपोर्ट मिलता है और हम ऐसे और भी वीडियोज आपके लिए ला पाते हैं।